Hello students, again we are here with part 3 that is under the last minute revision. एग्ज़ाम 2-3 दिन ही बचे हैं आपके, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं, इधर उधर की बातें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नाउ मनी एंड बैंकिंग, वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टडी मटेरियल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये लखनऊ रीजन केवीएस ने तैयार किया हुआ है। तो उनका मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल तैयार किया है, और उसके माध्यम से निश्चित रूप से बच्चों को फ़ायदा होगा, और उन बच्चों को ज़रूर फ़ायदा होगा जो किसी कारणवश पीछे रह गए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे और किसी कारण से वो पीछे रह गए हैं और एग्ज़ाम उनको सडनली देना पड़ रहा है, या अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जल्दी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज generally used as a medium of exchange, measure of value, store of value and means of standard of deferred payment. बच्चों, जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द these 4 things, MMSS। मैंने आपको याद दिलाया था, याद कराया था ट्रिक बता के कि MMSS, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, again M, measurement of value, next is S, store of value, and last one is the standard of deferred payment। मतलब मुद्रा कोई भी चीज़ हो सकती है जो ये 4 कार्य कर सके, that is called the money। okay, now what are the functions of money? कभी कभी कैटेगराइज किया जाता है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में ये शुरू के 2 बातें आती हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, एंड सेकेंडरी फंक्शंस में कैटेगराइज किया गया है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू को। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जब आप कोई चीज़ लेते देते हैं तो किसके माध्यम से लेते हैं? मुद्रा के माध्यम से, मनी के माध्यम से लेते हैं, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई प्रॉपर्टी आपको एक्यूमुलेट करके रखना है, आप अपनी संपत्ति को एक्यूमुलेट करके रखना चाहते हैं, या किसी चीज़ की कीमत लगाते हैं, चाहे वो लैंड हो या कोई और प्रॉपर्टी हो, कोई भी फंक्शनिंग हो, उसको किस में हम मेजर करते हैं? मनी में ही मेजर करते हैं। चाहे घर हो, मकान हो, ज़मीन हो, कुछ भी हो, तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है उसको मेजर करने का एक तरीका है। मुद्रा में ही हम उसको मेजर करते हैं। तो दैट इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट, सेकेंड इज़ द मेजर ऑफ वैल्यू, and third is standard of deferred payment। standard of deferred payment, actually before this we should discuss about the store of value। भाई स्टोर कैसे करेंगे? बहुत पुराने ज़माने में बड़ी मुश्किल होती थी, किसी के पास अनाज ज़्यादा हो गया, हाँ, तो कैसे रखेगा? अभी क्या, आप बेच दो, पैसे में रख लो उसको, पैसा है, कॉमन थिंग वी हैव, दैट इज़ मनी। तो मनी के माध्यम से, इन द फॉर्म ऑफ मनी वी कैन एक्यूमुलेट आवर असेट्स ईजिली, वी कैन कीप आवर असेट ईजिली। तो स्टोर कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, बाद का भुगतान। अभी सौदा हो रहा है, डीलिंग टेक्स प्लेस, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया कि इतना हम लेंगे, इतना आप देंगे, लेकिन ये होगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद। तो डिफर्ड पेमेंट, जो अभी भुगतान नहीं हो रहा है, डिफर्ड मीन स्थगित, जो बाद में होगा, उसके लिए भी स्टैंडर्ड किसके माध्यम से डिसाइड होगा? मनी के फॉर्म में ही डिसाइड होगा बच्चों। तो दीज आर द 4 फंक्शंस, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर MMSS, मेजर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। दीज 4 फंक्शंस यू शुड रिमेंबर। और यही ड्रॉबैक्स थे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में यही 4 चीज़ें संभव नहीं थी। दैट्स वाई दैट इरा वॉज नोन एज द बार्टर इरा, बार्टर सिस्टम वॉज देयर। देन नाउ डेज वी हैव मनी। हाँ, अब मनी का भी बहुत सारा इवेलुएसन आप पढ़े हैं, तो हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। प्राइमरी फंक्शन, इट इज़ ओनली द एक्सप्लेनेशन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस।
secondary function, standard of deferred payment, store of value. So we have discussed. Now money supply. What is money supply? Money supply refers to the total money held by public at a particular point of time in an economy. Again students, अब क्वेश्चन ये बहुत आता है कि मनी सप्लाई स्टॉक का कॉन्सेप्ट है कि फ्लो का कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई हम मेजर करते हैं कैसे? मनी सप्लाई को डिफाइन करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये क्या है जिसे पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज पार्ट ऑफ स्टॉक। यू कैन से स्टॉक। वो किसका पार्ट है? स्टॉक का। तो मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक का हिस्सा है, याद रखना, बिकॉज इट कैलकुलेटेड during, not during, it calculated at a particular point of time। पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी क्या है मनी सप्लाई? स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, याद रखना। इसमें हम मनी सप्लाई के मेजरमेंट्स M1, M2, M3, M4, इसमें हम बहुत थरोली नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि ये लास्ट मिनट रिवीजन है। तो जो अच्छे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है शुरू से, हाँ, मेन स्ट्रीम में रहे हुए हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड किया है, वो सब जानते हैं कि M1 इज़ द बेस मनी, हाँ, M3 इज़ द ब्रॉडर मनी, M1 इज़ द नैरो मनी। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता चुके हैं, C+D+D+OD, हाँ। देन M2 में क्या आएगा, M3 में क्या आएगा, M4 में क्या आएगा, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन योर नोट्स एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन क्लासेस। नाउ money part is over. Banking, because this chapter carries two parts, money and banking. Money done. Now banking. अब बेटा मैं बार बार कहता हूँ, जैसे मनी में टाइप्स ऑफ मनी हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, लीगल टेंडर मनी, हाँ, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर समय आपके पास है तो एक बार नोट्स के थ्रू जाइएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ बैंकिंग, क्रेडिट क्रिएशन बाई कॉमर्शियल बैंक, सबसे बड़ा। देखिए इसमें डायरेक्ट ये नोट्स मैं क्यों तारीफ कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसमें ये बार बार आता है बोर्ड में कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाई कॉमर्शियल बैंक। मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन कुछ भी आता है, या कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन ही आ जाता है, तो बैंक दो काम तो करता ही करता है। एक क्या करता है? जो आपके पास एक्सेस डिपॉजिट है उसे एक्सेप्ट करता है, बैंक एक्सेप्ट्स द एक्सेस डिपॉजिट, और लोन ग्रांट करता है जिनको चाहिए होता है। तो दो फंक्शन ये हो गए। तीसरा एक बढ़िया फंक्शन और तगड़ा फंक्शन है क्या? कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, पूरा बैंकिंग इसी पे चलता है। इसके प्रोसेस को आप समझ लीजिए। हमने जो आपको एग्जांपल लिखाया था उसमें 1 लाख रुपया लिया था, यहाँ पे 100 रुपया ले रहे हैं, बात में कोई फ़र्क नहीं। हमने 20% LRR लिया था, यहाँ 10% है, कुछ नहीं। आप बैंक में जाते हैं, आप पैसा जमा करते हैं, जो पैसा जमा करते हैं उसका कितना हिस्सा कॉमर्शियल बैंक्स अपने पास रखेंगे और कितना लोगों को दे देंगे लोन। राउंड 1 इनिशियल डिपॉजिट, यू कैन सी दिस द प्रोसेस। अब मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है ये बेटा। मनी मल्टीप्लायर यानी कितना गुना मनी क्रिएट होगा। अगर आपने 1 रुपया बैंक को दिया तो उस 1 रुपये का कितना रुपया बना लेगी, कितना गुना उसको बढ़ा लेगी बैंक, दैट इज मल्टीप्लायर। इसे हिंदी में बोलते हैं गुणक, मुद्रा गुणक, मल्टीप्लायर, मल्टीपल टाइम्स, कई गुना। 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियोज। लीगल रिजर्व रेशियोज में कई बार आपको यहाँ CRR भी मिलेगा, LRR या VRR भी मिलेगा, वेरियस रिजर्व रेशियोज। घबराना नहीं है, ये रेशियोज जो है वो RBI डिसाइड करता है, वही उसी के बारे में बात हो रही है। 1 को ऊपर रखना, नीचे RR, LRR, VRR, वटेवर। तो ये याद रखना आप, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियोज। अब देखिए इसके प्रोसेस को समझिए। ये सिर्फ इतना ही कर देने से आपका 3 या 4 नंबर पक्का हो जाता है, और है कुछ नहीं इसमें। आप एग्जैक्टली इसी फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो समझ जाइए हम जो आपको समझा रहे हैं। आप गए बैंक, पहले राउंड में गए आप बैंक में आपने जमा कर दिया 100 रुपया,
ठीक है, 100 रुपया आपने जमा कर दिया। चूंकि आरबीआई ने कहा है कि 10% आप हमारे अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है कब आप भाग जाएंगे और जनता हमारे पास आएगी। हाँ, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? तो कम से कम 10% तो आप इनिशियल डिपॉजिट का, जो प्राइमरी डिपॉजिट है कस्टमर का, उसका 10% हमारे पास रखेंगे। देखिए ये यहाँ 20%, 30%, 5%, 2%, 6%, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल को आसानी से करने के लिए, एग्ज़ाम में दिखाने के लिए 10% लिया गया। तो 10% आपने कहाँ रख दिया? ये देखिए, कैश के रूप में बैंक, कैश रिजर्व्स रेशियोज है, मतलब ये आरबीआई के अकाउंट में डाल दिया कॉमर्शियल बैंक ने 10 रुपया। अब बचा कितना कॉमर्शियल बैंक के पास? 90 रुपया। उस 90 रुपये को उसने लोन दे दिया दूसरे को। देखिए बैंक कितनी चालाकी से आपके पैसे का व्यवसाय करता है। अब बैंक ने उसको दे दिया 90 रुपया लोन। अब 90 रुपया लोन ऐसे नहीं दे दिया, उसका अकाउंट खोल दिया, उसका भी 10% रख लिया। आरबीआई की गाइडलाइन है। फिर कितना बचा? 81। अब ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, 10%, 10%, 10%, 10% चलता ही रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा ये 100 रुपया समाप्त नहीं हो जाता है, पूरा पूरा। तो आप देखेंगे यदि 100 रुपया इनिशियल डिपॉजिट है 100 रुपी, और 10% क्या है? CRR यानी LRR या रिजर्व रेशियो, जिसे आरबीआई के कहने पे आपको आरबीआई के अकाउंट में रखना है, वो 10% है। तो आप देखिए डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं आप। ये चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसे स्वान कर देना एक कॉपी में, आपको डैट 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 एक दो राउंड दिखा के, जैसे यहाँ दिखाएगा, एग्जैक्टली यही याद कर लीजिए आप। या आपको जो मैंने बार बार क्लास में पढ़ाया है 1 लाख का एग्जाम्पल, वो भी आपको याद होगा। ठीक है, समय बचेगा, और इसकी तो 99% संभावना आएगा ही आएगा। नहीं कुछ आया तो फॉर्मूला आ गया, नहीं तो डेफिनेशन आ जाएगा, नहीं तो प्रोसेस तो पूछना ही पूछना है। आप इसको श्योर शॉर्ट मान के चलिए। तो अब देखिए टोटल डिपॉजिट कैसे निकालेंगे। टोटल इनिशियल डिपॉजिट कितना था भाई? इनिशियल डिपॉजिट था 100, और LRR कितना है? 10। तो कुल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000। तो लास्ट में जाके आप देखेंगे कितना होगा मल्टीप्लायर, टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा? 1000। तो 100 का 1000 कितना गुना बढ़ गया? 10 गुना। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। समझ में आया कि नहीं भाई? 1/10% करेंगे और परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आएगा? 10 ही तो आएगा। तो ये टोटल डिपॉजिट हो गया 1000। लेकिन मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/10%। 1/10% को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो गई? 10। मतलब बैंक ने 10 गुना बना दिया, 100 रुपये का 1000 बना दिया। वेरी सिंपल थिंग। ओके, ये आएगा ही आएगा। नाउ सेंट्रल बैंक, आपको पता है कॉमर्शियल बैंक सारे सेंट्रल बैंक के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, अभी सेंट्रल बैंक क्या है? दिस इज द अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड ऑपरेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। लगभग सभी देशों का एक सेंट्रल बैंक होता है, जिसे सरकार का बैंक बोलते हैं, गवर्नमेंट का बैंक बोलते हैं। यहाँ भारत में कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, अप्रैल 1, 1935 इस्टेब्लिशमेंट, नेशनलाइजेशन, सब डिटेल में आपको बताया है। थोड़ा फैक्ट्स के थ्रू जाइएगा, एमसीक्यू में चीज़ें आपके काम आ जाएंगी। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन, कोई एक फंक्शन लिख देगा और बोलेगा इसे एक्सप्लेन करो। कोई घबराना नहीं है, ये लाइंस आपको याद रखनी है, यही लिखना है, कुछ खास नहीं कर देना है उसमें। सिंपल क्वेश्चन आए, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एक्सप्लेन करना है, सब बारी बारी से ऐसे लिख के 2-2 लाइन एक्सप्लेन कर दो। लेकिन अगर कोई एक आ गया तो उसके बारे में आप 3 लाइन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर मिलेगा। बैंक ऑफ इश्यू करेंसी। अभी देखिए बैंक यानी सेंट्रल बैंक क्या करती है? नोट और सिक्के क्या करती है? छापती है, पब्लिश करती है। आप देखिए लिखा हुआ है करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड क्वाइंस।
ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय देखता है, इसके बारे में आरबीआई नहीं डिसीजन लेती है। 1 रुपए का नोट और सिक्का, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। एक ही है आरबीआई जो सर्कुलेट करती है। इट गिव्स द पावर टू सेंट्रल बैंक टू एनहांस द मनी सप्लाई। ज़रूरत के हिसाब से, देश में ज़रूरत ज़्यादा है पैसे की कि कम है, ये डिसीजन आरबीआई हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि रेट्स को कम करना है, ज़्यादा करना है, या देश में मुद्रा बढ़ानी है, घटानी है। ठीक है, तो ये आरबीआई क्या करता है, सबसे बड़ा काम करता है, पैसा जारी करता है, पब्लिश करता है। ओके, छापने का काम पहला। दूसरा, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये सीधे सीधे सरकार का बैंक है। द आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर। हम आप बच्चों अकाउंट आरबीआई में नहीं खोल सकते, ये सरकार का बैंक है। कॉमर्शियल बैंक्स में खोल सकते हैं बेशक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरबीआई में नहीं खोल सकते। द आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट and a financial advisor to the central and state government. As a banker, it carries out all the banking businesses of the government. सब कुछ बैंक आरबीआई ही देखती है सरकार का। एज एन एजेंट, इट मैनेजेस द पब्लिक डेप्ट। सार्वजनिक ऋण, सरकार का ऋण कितना होगा, उधारी कहाँ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सब आरबीआई ही मैनेज करता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इट एडवाइसेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। तो पहला फंक्शन, बैंक ऑफ इश्यू करेंसी या इशुएंस ऑफ करेंसी, कुछ भी लिख सकते, मतलब पैसा छापने का काम। फिर सरकार का बैंक है ये भाई। फिर बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है ये थर्ड। ये सारे बैंक्स का क्या करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक्स एक्ट्स एज अ बैंकर टू ऑल अदर। ये बैंकों का बैंक है, बॉस है। ठीक है, कौन किस तरह से काम करेगा ये आरबीआई ही डिसाइड करती है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये 3-4 फंक्शन याद रखना बेटा, काम आएगा, आएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी पैसा है, चाहे वो डॉलर है, पाउंड है, स्टर्लिंग, जो भी दुनिया भर की करेंसीज हैं जिनके साथ हमारा एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, फॉरेन करेंसीज का कस्टोडियन कौन है, आरबीआई है। आरबीआई के बिहाफ पे आरबीआई एजेंट्स बना रखा है, जैसे एसबीआई को अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जगहों पे, उनके माध्यम से ये कस्टोडियन का काम करते हैं। उनका लेखा जोखा, उनका रख रखाव का काम किसके पास है, फॉरेन एक्सचेंज के रख रखाव का काम किसके पास है, आरबीआई के पास है। आरबीआई ही ये सारे काम करती है। विदेशी पैसे, चाहे वो किसी भी देश का पैसा हो, उसको उसके उसके अकाउंटिंग का काम, उसको उसको रखने का काम, ये सारा काम किसका है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का है। तो ये पांचवा फंक्शन क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब क्या है, अंतिम आश्रय दाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कोई साथ नहीं देता, बैंक हाथ खड़ा कर दिया, तो आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आगे आती है। आप कई बार सुने होंगे, बैंक क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, फिर आरबीआई के गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के जो जानकार, एडवाइज़र, मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, और आरबीआई एक स्टेटमेंट देती है, और वो फिर लागू किया जाता है। वहाँ जनता को संभालने का काम, बैंक्स को संभालने का काम, बैंक अंतिम में कहाँ जाती है, आरबीआई के पास जाती है। व्हेन कॉमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट द नीड्स ऑफ द पब्लिक, देन आरबीआई हेल्प्स द कॉमर्शियल बैंक्स एंड द पब्लिक बाय गिविंग लोन्स। बेल आउट पैकेजेस सुने होंगे आप, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो बेल आउट पैकेजेस गवर्नमेंट देती है। किसके माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से। आरबीआई वर्क्स ऑलवेज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनोमस बॉडी है आरबीआई, और उनके बिहाफ पे काम करती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अंतिम आश्रयदाता। जैसे हम आप क्या करते हैं, हमारे जो भी देवी देवता या जो भी है, वो उनको कहते भाई अब आप ही मालिक हैं। वैसे ही कॉमर्शियल बैंक्स भी जब अंतिम स्थिति में आ जाते हैं, जब कोई चारा नहीं बचता है, तो वो कहते हैं अब आप ही मालिक है आरबीआई, आप देखिए क्या डिसीजन लेना है हमें। क्लियरिंग हाउस का काम, ऑल कॉमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद द आरबीआई, देयरफॉर
RBI can make settlement of claims of various banks against each other by editing the entries in their accounts. क्लियरिंग हाउस, इनका पैसा उनके पास, उनका पैसा इनके पास, केनरा बैंक का एक्सिस बैंक के पास, SBI का किसी और, पंजाब बैंक, मतलब एक दूसरे का पैसा इधर का उधर, उधर का इधर, ये सब भी अकाउंट का क्लियरिंग हाउस का काम। चेक लगाया आपने इस बैंक में, अकाउंट किसी और बैंक का, तो क्लियरिंग हाउस का भी काम कौन करता है? RBI करती है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। देर आर टू वेज ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट। अब यहाँ से देखिए बेटा, क्रेडिट पॉलिसी का क्वेश्चन आ सकता है यहीं से। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ RBI, क्रेडिट कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी इसे बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ RBI, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, मनी सप्लाई बाय RBI। तो दो तरीके होते हैं उनके पास, एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्वांटिटी से मतलब क्या, सीधे सीधे क्वांटिटी पे ही असर आएगा मनी सप्लाई के इकोनॉमी में। वो कौन से मेजर्स होते हैं? सबसे पहले लिखा है रेपो रेट। इट्स अ रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट रन नीड्स, यूजली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म के लिए कोई नीड है अगर कॉमर्शियल बैंक्स को, तो RBI से वो लोन लेने चले जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। और रेट भाई, उस पर ब्याज लेगी RBI, देगी जरूर लेकिन ब्याज लेगी। शॉर्ट टर्म के लिए तो उसे रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आपको इकोनॉमी पे असर भी जानना चाहिए। अगर रेपो रेट बढ़ गया तो मनी सप्लाई पे क्या असर होगा? ये डिक्रीज कर देगा मनी सप्लाई। भाई रेपो रेट का मतलब सीधा सीधा क्या है? वह इंटरेस्ट रेट, वह ब्याज की दर जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेने जाते हैं तो RBI लगाती है। अब वो रेट बढ़ा दिया, ब्याज बढ़ा दिया, तो क्या करेंगे लोग लोन कम लेंगे, सेंट्रल बैंक से पैसा कम लेंगे। पैसा कम लेंगे तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम होगा तो ब्याज दर कॉमर्शियल बैंक्स भी बढ़ाएंगे जनता के लिए, तो जनता डिमोरलाइज होगी, लोन नहीं लेगी, तो कुल मिला के इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और अगर रेपो रेट डिक्रीज कर दिया, RBI सेंट्रल बैंक को, RBI जो है वो कमर्शियल बैंक्स को सस्ता लोन देगी, तो वो भी जनता को सस्ता लोन देंगे, तो लोन चलेगा, फिर इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। तो अ डिक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। वेरी सिंपल। ये सब चीज़ें बड़े बारीकी से हम लोग बहुत सावधानी से इसको पढ़े हुए हैं। एक बार रिवीजन करिए आप लोग जल्दी जल्दी। बैंक रेट क्या है? काम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? लॉन्ग रन। देखिए ये लॉन्ग रन पर्पज, सब कुछ वही है, बस रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है और बैंक रेट लॉन्ग रन के लिए। ये एग्जाम में कभी कभी अंतर भी आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट। तो अब इसको याद रखना आप लोग कि रेपो रेट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो ब्याज की दर है। और बैंक रेट कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं लॉन्ग रन के लिए, वो ब्याज की दर है। और रिलेशन भाई सेम है, रिलेशन में कोई फर्क नहीं है। नाउ रिवर्स रेपो रेट उल्टा हो गया। इट इज़ द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स कीप देयर रिजर्व्स विद सेंट्रल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, वो पैसा कमाना चाहते हैं उससे, तो उसको RBI के पास रखें, उनको ब्याज मिलेगा। तो ये जो ब्याज की दर है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट विल रिड्यूस द मनी सप्लाई। ब्याज ज़्यादा मिलेगा, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा पैसा रखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा पैसा अगर उधर सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे तो जनता को देने के लिए उनके पास कम बचेगा। कम बचेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में। और उल्टा है, अ डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट इंक्रीजेज। अरे भाई ब्याज ही कम देगा सेंट्रल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक कहेंगे यार वहाँ रखने से अच्छा है जनता को लोन दो, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी। वेरी सिंपल। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मेरे ख्याल से आप समझते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। लीगल रिजर्व रेशियो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स विच द कॉमर्शियल बैंक्स आर obliged to keep with themselves and the central bank for credit creation process. There are two parts of LRR, CRR and SLR. अभी दोनों में फर्क क्या है? दोनों RBI के कहने पर लगता है। एक को RBI के अकाउंट में रखना होता है जो है CRR, और दूसरे को कॉमर्शियल बैंक अपने पास खुद रखते हैं
according to the guideline of RBI. Cash reserve ratio, it is the amount of deposits which the commercial banks keep with the central bank. An increase in CRR decreases, देखिए क्या लिखा है, commercial banks keep with the central bank, ठीक है. An increase in CRR decreases money supply in economy and decrease in CRR, इसका रिलेशन भी भाई CRR बढ़ेगा तो क्या होगा. एक इसमें एक मैंने ट्रिक बताया था आपको कि मान लीजिए इन्फ्लेशन मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगी, सारे रेट्स जो क्वांटिटेटिव मेजर्स के हैं उसे इंक्रीज कर दे दी. इन्फ्लेशन इंक्रीज, डिफ्लेशन उल्टा है तो डिक्रीज करेगी. तो ये ट्रिक भी आपको मेरे ख्याल से आप रिकॉल कर पा रहे होंगे. नोट्स रखिएगा ज़रूर अपने पास और रिवीजन कर लीजिए फटाफट, ठीक है. अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, एसएलआर, वही चीज़ है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स विच द कॉमर्शियल बैंक्स कीप विथ देमसेल्फ. यहाँ क्या था, कीप विथ द सेंट्रल बैंक, यहाँ देमसेल्फ अपने पास खुद रखेंगे, बस इतना ही अंतर है, ठीक है. एन इंक्रीज इन एसएलआर डिक्रीजेज मनी सप्लाई इन इकोनॉमी एंड डिक्रीज इन, वही चीज़ है. बार बार उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, आप जल्दी जल्दी रिवाइज करिए. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई बेचती खरीदती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी. मनी सप्लाई बढ़ाना है कि घटाना है उसके हिसाब से काम होता है. ओपन मार्केट, खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन. इट रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक्स to or from commercial banks or public. Purchase of securities by central bank increases the money supply in the economy. Purchase of securities by central bank. अब ये सिक्योरिटीज जो है अगर सेंट्रल बैंक खरीदती है, खरीदने का मतलब समझ रहे हैं, खरीदने का मतलब ये है कि पैसा क्या कर रहे हैं. परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक्स increases the money supply. Purchase of and sale of securities by, अब सेल का मतलब क्या हो रहा है, कागज का टुकड़ा. अब सिक्योरिटीज है, मान लीजिए सिक्योरिटीज क्या होता है, एक बॉन्ड पेपर टाइप का मान लीजिए. अगर गवर्नमेंट उसे यानी आरबीआई उसे बेचती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने का मतलब क्या है, अब लोग सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, पैसा किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है, ठीक है. आरबीआई पैसा इकोनॉमी से ऑब्जॉर्ब कर रही है, उसको सोख ले रही है, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी. और यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं. बेचने का मतलब क्या है, बेचने का मतलब क्या है, लोग बॉन्ड ले रहे हैं और मनी दे रहे हैं. बेचने का मतलब तो यही हुआ ना. तो ऐसी स्थिति में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई आरबीआई डिसीजन लेती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना है कि खरीदना है. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करती है आरबीआई, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, मनी सप्लाई घटाना है कि बढ़ाना है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती और बेचती है. नाउ क्वालिटेटिव मेजर्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं. It refers to the difference between the amount of loan and the market value of the securities offered against the loan. जैसे बैंक के पास आप जाते हैं 10 लाख का लोन लेने, तो गवर्नमेंट सिक्योर आपको उसके अगेंस्ट कोलेटरल जमा करना होता है उस उतने अमाउंट का लगभग. लेकिन यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट प्राइवेटाइज सेक्टर को ढील दे देती है, या वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है तो मार्जिन को कम कर देगी कि भाई चलिए कोई बात नहीं, 10 लाख का आप लोन ले रहे हैं तो 2 लाख 3 लाख के बराबर का कोई सिक्योरिटीज या कोलेटरल आप जमा कर दीजिए उसके बिहाफ पे, ठीक है. तो ऐसी स्थिति में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. लेकिन अगर मार्जिन बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई घट जाएगी, सिंपल सी बात है. तो क्वालिटेटिव में ये एक मॉरल कॉशंस भी एक आता है कि कुछ निर्देश दिए जाए कि भाई दिस इज़ द ईयर ऑफ हैंडीकैप ईयर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आरबीआई कहती है कॉमर्शियल बैंक्स के कि विकलांग भाइयों बहनों को आप थोड़ा सा सस्ता लोन दे, हाँ उनको, या फार्मर्स को दो जो लोन जो है थोड़ा सस्ता दो. हाँ, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो गाइडलाइंस जो होती हैं, मोरल कॉशंस बोलते हैं उसे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और वो
एक दो और ऐड कर लीजिएगा आप इसमें, बट इतना आप मिनिमम तो तैयार करके जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा ज़रूर। वेटेज है इस चैप्टर का। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। द सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय, कैसे करते, इंक्रीजिंग बैंक रेट, कई ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप इस तरह से देख लीजिएगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ₹1 करेंसी नोट इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, अभी बताया था। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। MCQ का बहुत बड़ा रोल है, सोच समझ के लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा आपका। एलोबरेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन ऑफ द रिजर्व। मैंने कहा था ना किसी एक फंक्शन को भी 3 नंबर में आ सकता है, ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसमें हिंट दे दिया गया। पूछ रहा बैंकर्स बैंक, तो ये RBI का फंक्शन एज अ बैंकर्स बैंक। बीइंग द अपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक acts as a banker and facilitator to all other banks. Now explain the government's बैंक फंक्शन ऑफ द, हाँ, तो RBI गवर्नमेंट के बैंक के रूप में कैसे काम करती है उसको भी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो RBI एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आई थिंक दिस मच is enough for this video. Next chapter we'll discuss in